हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत शिक्षण और व्याकरण पढ़ेंगे जो प्रैक्टिस सेट 18 के अंतर्गत है और ये आपको 2 दिन के बाद जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं और अभी आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो जिस बेसिस पे आ रहे हैं वैसा ही आएगा। ठीक है, सारे मिक्स क्वेश्चंस ही होंगे उसमें भी। और आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, इसमें हम व्याकरण और शिक्षण दोनों के क्वेश्चंस ले रहे हैं। बट हमें कमेंट आया था कि गद्यांश और पद्यांश करवाने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है उस पर। इस यहाँ मतलब वैदिक गुरु चैनल पर आप जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं ईयर वाइज। बट हाँ, फिर भी आपकी डिमांड है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कल और परसों 2 दिन आपको शाम तक जो है वो गद्यांश और पद्यांश एक बार फिर से करा दूँगी। ठीक है, आपको जो भी सुविधा मतलब जो भी असुविधा होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो कमेंट में आप कमेंट करिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और फिर आपको चाहिए क्या, आपकी नीड क्या है। तो फिलहाल के लिए अभी आज हम यही प्रैक्टिस सेट करेंगे। शाम तक आपको गद्यांश और पद्यांश के 2 वीडियोस 2 दिन में आपको और मिल जाएंगे। आप इस चैनल पर बने रहिएगा, आगे भी आपकी हेल्प की जाएगी। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। अधोलिखितेषु उक्तेषु का समीचीनः। अधोलिखित में कौन सी उक्ति है जो समीचीन है? तो इसमें फर्स्ट क्या है ऑप्शन, भाषा कक्षायां उत्कृष्ट पाठः संस्कृतिः गंभीरा भवेत्। मतलब भाषा कक्षा में उत्कृष्ट पाठ जो है, भाषा कक्षा में उत्कृष्ट पाठ संस्कृति जो है, सभ्यता संस्कृति, वो गंभीर हो या फिर उत्कृष्ट पाठे सर्व व्याकरण संरचना नाम समावेशः भवेत्। उत्कृष्ट पाठ सर्व व्याकरण संरचनाओं का समावेश हो उत्कृष्ट पाठ में, मतलब जो पाठ दिया हो उसमें व्याकरण संरचना का समावेश हो। भाषा कक्षायां उत्कृष्ट पाठः छात्रेभ्यः रुचिकरः प्रासंगिकः च भवेत्। भाषा कक्षा में उत्कृष्ट पाठ छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः, ठीक, मतलब छात्रों के लिए क्या हो, रुचिकर और प्रासंगिक होना चाहिए। उत्कृष्ट पाठः समुचित दैर्घ्येन युक्ता भवेत्। उत्कृष्ट पाठ समुचित दैर्घ्य से युक्त होना चाहिए। तो देखिए, पहले तो इसका कोई आंसर जो था वो फर्स्ट आंसर था। ठीक, फर्स्ट तो है ही, गंभीर नहीं होना चाहिए। भाषा कक्षा में उत्कृष्ट पाठ जो है वो संस्कृति जो है वो गंभीर नहीं होनी चाहिए। इसमें पहले तो आप जहाँ भी ना देखोगे निगेटिव वर्ड, पहले इसको राउंड करोगे। ठीक, तो उसके बाद देखिए इसमें निगेटिव गंभीरा भवेत्। तो ऐसा ये वर्ड क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ही। बट देखिए, जब ये PYQ का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उत्कृष्ट पाठे सर्व व्याकरण संरचना नाम समावेशः भवेत्। ये जो आंसर है आपको, वो भी जो है, ये दोनों आंसर सही किया गया है। विभाग ने, CBSE ने इस आंसर को अपडेट किया था और इसमें जो है ये दोनों आंसर सही किए थे। ठीक, मतलब ये दोनों निगेटिव हैं, ऐसा CBSE ने जो है उसको अपडेट करके दिया था। तो इसमें भाषा कक्षायां उत्कृष्ट पाठः संस्कृति गंभीरा भवेत्
और उत्कृष्ट पाठ में सर्व व्याकरण संरचनानां समावेशः भवेत्। उत्कृष्ट पाठ में सभी व्याकरण संरचनाओं का समावेश होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए, भाषा कक्षा उत्कृष्ट पाठ छात्रेभ्यः रुचिकरः प्रासंगिकः च भवेत्। सही बात है, भाषा कक्षा में उत्कृष्ट पाठ जो है वो छात्रों के लिए क्या रुचिकर और प्रासंगिक होना चाहिए, सही बात है। और जो है उत्कृष्ट पाठ जो है वो समुचित दैर्घ्य युक्त होना चाहिए, ये भी सही बात है। तो इसमें नेगेटिव 2 चीज़ों को बताया गया था, तो इसमें दोनों आंसर आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितेषु किं प्राक् पठन गतिविधेः सहायं भवति। फर्स्ट है भावानुवाद कृतकस्य उपयोगः, पूर्वानुमान कृतकस्य उपयोगः। थर्ड ऑप्शन छात्रान् पाठसारांशाय निर्देशनम। फोर्थ नंबर व्याकरणिक संरचनानां शिक्षणम। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में अधोलिखित में से कौन सा पूर्व पठन गतिविधि का सहायक होता है। प्राक मतलब पूर्व, पठन गतिविधि में सहायम मतलब सहायक होता है। भावानुवाद कृतकस्य, भावों का अनुवाद करना, भावानुवाद का उपयोग करना, यह पद्य शिक्षण में होता है। या फिर पूर्व, पहले ही अनुमान लगा देना, पूर्व अनुमान लगा लेना, ये उपयोगी है। फिर छात्र जो है वो पाठ सारांश का निर्देश, छात्रों के लिए पाठ सारांश का निर्देश देना। या फिर व्याकरणिक संरचनानां शिक्षणम, व्याकरण संबंधी पाठ में मुख्य क्या है, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें ऐसा पूछा है कि जो पठन गतिविधि है उसमें सहायक क्या है। तो पठन गतिविधि में सहायक है कि पहले क्या किया जाता है, इसमें पहले अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाने के बाद पूर्वानुमानम, सेकेंड ऑप्शन जो है पूर्वानुमानम कृतकस्य उपयोगः। पठन गतिविधि में सहायक है कि पहले अनुमान का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, छात्र जो है अपने आसपास की चीज़ें को इकट्ठा करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, अट्रैक्टिव होंगे और कि हमें कहीं से कुछ नया मिले तो पहले ही अनुमान लगा लेंगे। उसके बाद जब स्कूल में जाएंगे, जब उस पाठ को पढ़ाया जाएगा, टीचर जब उसको पढ़ाएंगे तो वो क्या है, अब उनके जो डाउट्स होंगे वो उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और टीचर जो है वो उनको फिर जब पढ़ाएंगे तब वो अच्छे से पढ़ के आएंगे। जैसे हम जब छोटे थे तो हमको भी स्कूल में यही बोला जाता था कि आप क्या करना, घर से ये चैप्टर पढ़ के आना, फिर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो हम लोग घर से जब उसको पढ़ के जाते थे तो हमें वो अच्छे से समझ में आता था। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी है कि प्राक पठन गतिविधि जो है वो पूर्व अनुमान पर आधारित है। सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, पाठ निबद्ध क्रियाणां विचाराणां च पात्रवत् प्रेक्षकवत् च लेखनम अंतः धारयन्ति। इसका यह अर्थ हुआ कि पाठ निबद्ध क्रियाणाम मतलब पाठ में निहित क्रियाएं और विचाराणाम विचार च पात्रवत् और विचार लेखन के भीतर जो पात्र हैं, प्रेक्षकवत् च लेखनम अंतः धारयन्ति और दर्शकों के रूप में रखे जाते हैं। मतलब पाठ में निहित क्रियाएं और विचार लेखन के भीतर जो पात्रों और दर्शकों के रूप में रखे जाते हैं, ठीक, उनको क्या कहेंगे, वाक् विस्तृतान प्रश्नान कहेंगे, अर्थग्रहण योग्यान प्रश्नान कहेंगे, या फिर पाठ विश्लेषण या फिर भाषा विश्लेषण। ये वाक् विस्तृतान प्रश्नान, इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब वाक्य को क्या करना है, वाणी को विस्तृत करने योग्य होना चाहिए, वाणी को विस्तृत
करने योग्य होना चाहिए। पाठ निबद्ध क्रियाओं और विचारों का पात्रवत और प्रेक्षकवत लिखना वाणी को विस्तृत करने योग्य होना चाहिए। यह किस अर्थ में प्रयोग हो सकता है? देखिए, भाषा का जो अनुवाद होता है, पाठ योजना का वो एक क्या है, सोपान है। इसमें पाठ का अनुवाद किया जाता है जिससे जो है पाठ को छात्र जो है वो सरलता से समझ सके। इसलिए पाठ का अनुवाद किया जाता है जिससे छात्र जो है वो पाठ के भाव को सरलता से समझ सके। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, एक्स्ट्रा पॉलिटिव प्रश्नों का मतलब क्वेश्चंस जो हैं उसको क्या करना चाहिए, वाणी को विस्तृत करने योग्य होना चाहिए ताकि जो है वो चीज़ें समझ में आए। अर्थग्रहण योग्यान प्रश्नान, अर्थग्रहण योग्य करने हेतु प्रश्न, पाठ विश्लेषण, भाषा विश्लेषण। तो पाठ विश्लेषण में क्या होता है? पाठ विश्लेषण में होता है कि पाठ में जो निहित संदेश हैं उनका वर्णन तथा व्याख्या, ठीक है, उस व्याख्या का क्या करना, विश्लेषण करना, मतलब उसको अलग अलग करके बताना। इसमें पाठ में जो चीज़ें निहित होती हैं उसको एक एक चीज़ जो है वो टीचर क्या करता है, छात्रों के सम्मुख उसको प्रस्तुत करता है, उसका विश्लेषण करता है। भाषा विश्लेषण में क्या होता है कि भाषा विज्ञान भाषा की वह शाखा जिसमें भाषा की उत्पत्ति, मतलब भाषा कहाँ से शुरू हुई, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का विकास क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं वो वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक उसका अध्ययन किया जाता है। भाषा विश्लेषण में क्या किया जाता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का विकास कहाँ से हुआ, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पाठ विश्लेषण में बता दिया। अर्थग्रहण योग्यता क्या है? अर्थग्रहण योग्यता मतलब अर्थ को ग्रहण करने योग्य जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जो अर्थ को ग्रहण करें। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, भाषा कक्षायाम कविता। भाषा कक्षा में कविता, देखिए इस पे कल भी बात हुई थी, ये क्वेश्चन कल भी रिपीटेड होते हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं बट उसका फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। भाषा कक्षायाम कविता गद्यवत एवं शिक्षणीय। सेकेंड नंबर, कविताया विस्तृत परिचय पूर्वकम एवं शिक्षणीय। थर्ड नंबर, अवबोधनाय शिक्षणार्थम रसस्वादनाय च भवति। फोर्थ नंबर, अधिकतरम तु काव्य कविम अधिकृत्य एव। सबसे पहला है गद्यवत एवं शिक्षणीय। भाषा कक्षा में कविता कैसी होनी चाहिए? गद्य के सामान्य शिक्षण करना चाहिए, मतलब जैसा गद्य हो वैसे ही शिक्षण। कविता या विस्तृत परिचय पूर्वकम एवं शिक्षणीय, कविता का विस्तृत पूर्व विस्तार रूप से शिक्षण करना चाहिए। या फिर अवबोधनाय समीक्षणार्थम रसास्वादनाय च भवति। भाषा कक्षा में कविता को अवबोधन के लिए, समीक्षा के लिए तथा रसास्वादन के लिए यूज़ किया जाता है, उसका ज्ञान किया जाता है। ये फिर अधिकतरम तो काव्य कविम अधिकृत्य एवं, मतलब अधिकतर काव्य को कवि को अधिकृत करते ही हैं। अधिकतर काव्य जो होते हैं, काव्य तो कवि को ही अधिकृत्य करते हैं, कवि के ही बारे में बताते हैं। देखिए, भाषा कक्षा में जो कविता होती है वो अवबोधनाय समीक्षणार्थम रसास्वादनम च भवेत्। कविता को पढ़ने का अर्थ कब समझ में आता है? जब वो पढ़ने वाला जो है वो उसके भाव को समझ पाए। कविता को जो पढ़ता है, ठीक है, वो कवि के बारे में, मतलब कवि क्या कहना चाहता है उसको अच्छे से समझ पाए, तभी उस कविता का आनंद मिलता है। तो अवबोधनार्थम, अवबोध मतलब
ज्ञान समझ समीक्षणार्थम रसास्वादनाय च, समीक्षा करते हुए क्या रसास्वादन, रस का मतलब उस कविता में जो भी रस का उपयोग किया गया है उसका आस्वादन करना चाहिए। ठीक है, समीक्षा के लिए, रसास्वादन के लिए कविता होती है और समझ के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर देखिए, सॉरी 4th नंबर, 4th नंबर हो गया ना, 4th नंबर का राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, छात्रस्य मूल्यांकन क्रमे भाषा शिक्षणः छात्राणां विषये सूचनां संग्रहं करोति। मतलब छात्र के मूल्यांकन क्रम में भाषा शिक्षक छात्रों के विषय में सूचना संग्रहित करता है। ठीक, क्या करता है, छात्र के मूल्यांकन के क्रम में भाषा शिक्षक जो होते हैं, भाषा शिक्षक छात्राणाम विषय, छात्रों के विषय में सूचना संग्रहम करोति, सूचना को संग्रहित करता है। तकनीकी शब्दावली भाषां च छात्रान प्रतिपुष्टि प्रदातुम, ये इसका यह अर्थ हुआ कि तकनीकी शब्दावली और भाषा जो है वो छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। फिर 2nd नंबर, विद्यालयी सह विद्यालयी च आयामे विविधोपकारणानि तकनीकी कौशलानि च प्रयोज्यते। मतलब विद्यालयी और सह विद्यालयी आयाम में विविध उपकरणों और तकनीकी कौशलों को प्रयोजित करके होती है। या फिर छात्राणाम प्रदर्शनानुसारण, छात्र जो है वो प्रदर्शन के अनुसार उत्तम मध्यम अवरह इति वर्गीकरणम, उत्तम मध्यम और निम्न, अवरह मतलब निम्न, इति वर्गीकरणम, इस वर्गीकरण के लिए जो है करते हैं। या फिर 4th नंबर, भाषा कक्षायाम शिक्षण सहायक सामग्री प्रस्तुतुम, मतलब भाषा कक्षा में शिक्षण जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त करने के लिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मूल्यांकन क्रम में भाषा शिक्षक जो है वो छात्रों के विषय में क्यों सूचना संग्रहण करते हैं, ताकि वो विद्यालयीय और सह विद्यालयीय आयाम में विविध उपकरण, जो बहुत सारे उपकरण हैं और तकनीकी कौशल हैं, टेक्नोलॉजी स्किल्स जो हैं, तकनीकी कौशल जो हैं उसको प्रयोजित करके होती है। ठीक, छात्र का जो मूल्यांकन है उसके क्रम में भाषा शिक्षक जो होता है वो छात्रों के विषय में क्या करता है, सूचना को एकत्रित करता है। और विद्यालय और सह विद्यालयी आयाम जो होते हैं उसमें अनेक उपकरण, तकनीकी कौशल को प्रयोजित करता है। मतलब ये सारी चीज़ों को प्रयोग करके सूचना का संग्रहण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, तकनीकी शब्दावली भाषाम च छात्रान प्रतिपुष्टिम प्रदातुम, तकनीकी शब्दावली और भाषा जो है वो छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। नहीं, केवल तकनीकी का प्रयोग करके आप कैसे जो है छात्रों को प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं, ये नहीं होगा। छात्रान प्रदर्शनानुसारण, छात्रों के प्रदर्शन के अनुसार, मतलब छात्र जैसे भी प्रदर्शन कर रहे हैं उसके अनुसार उन्हें उत्तम मध्यम और निम्न वर्गीकरण, बिल्कुल नहीं, वर्गीकरण कैसे करेंगे आप उनका, सभी छात्र समान होते हैं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। भाषा कक्षा में शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री प्रस्तुत करके कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं उनका, तो ये नहीं हो सकता। राइट आंसर इसका होगा 2nd नंबर। इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन, यत् परीक्षणम पाठ्यक्रमे विद्यार्थिनां काठिन्यं तेषां ज्ञानस्तरे विद्यमानान् अंतरालान् कौशलन्यूनतां च ज्ञातुं संयोजितं तत्। इसका यह अर्थ हुआ कि यत् जो परीक्षण पाठ्यक्रम में विद्यार्थिनां काठिन्यम, विद्यार्थियों के काठिन्य को, तेषां ज्ञान स्तरे, उनके ज्ञान स्तर पर, विद्यमान जो अंतराल और कौशल न्यूनता है, च ज्ञातुम संयोजितम तत्, उसको ज्ञात करने के लिए क्या संयोजित किया जाता है। मतलब विद्यार्थियों के
कठिनता को और उनके ज्ञान स्तर में विद्यमान, मतलब उनके ज्ञान में जो चीज़ें विद्यमान हैं उसके अंतराल और कौशल न्यूनता को ज्ञात करने के लिए क्या संयोजित करता है। वह ऐसा क्या है जो संयोजित? उपलब्धि परीक्षा, दक्षता परीक्षा, स्थानांतरण परीक्षा, नैदानिक परीक्षा। तो इसमें जो राइट हो जाएगा क्या होगा? कठिनता। इसमें देखिए कठिनता, ज्ञान स्तर, विद्यमान अंतराल, कौशल न्यूनता, ये सब को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नैदानिक परीक्षा का। निदान किया जाता है बच्चों के अंदर जो उनको जो कठिनता है, छात्रों को कितना अधिगम किया उसका मापन है, तो परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहली बात तो छात्रों ने क्या क्या अर्जित किया, मतलब क्या क्या अधिगम उन्होंने सीखा, क्या क्या किया, उसको मापने के लिए टीचर क्या करते हैं? उनका परीक्षण करते हैं। और इसमें क्या होता है? टीचर जो होते हैं वो छात्रों की कठिनाइयों का निदान करते हैं, निदान करके उनका समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। यही नैदानिक परीक्षण है। ठीक, तो यहाँ पर क्या, विद्यार्थियों की कठिनता, उनके ज्ञान स्तर में विद्यमान जो अंतराल है, कौशल न्यूनता है, उसको हटाने के लिए नैदानिक परीक्षा का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन। संचयी आकलन विषय, संचयी आकलन विषय यथोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। सबसे पहले तो जो है इसको गोला लगाइए, न समीचीना। पहले तो ना समीचीन को गोला लगाइए, ऐसे आपको एग्जाम में करना है। पूछ रहे हैं कि संचयी आकलन के लिए अधोलिखित में से कौन सी उक्ति समीचीन नहीं है। संचयी आकलन क्या होता है? तो देखिए संचयी आकलन ये किसी शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक, शिक्षक के द्वारा संचयी आकलन किया जाता है। इसमें क्या होता है? शैक्षिक प्रगति, शैक्षिक मतलब शिक्षा में क्या प्रगति हो रही है उससे संबंधित हर एक गतिविधि तथा कक्षा में उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का विवरण रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड रखा जाता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र द्वारा की गई वर्ष भर की सभी गतिविधियां, मतलब उन्होंने साल भर में क्या क्या सीखा, उन्होंने क्या क्या किया, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब छात्र जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसी कक्षा में नहीं, अगली कक्षा में जो नेक्स्ट क्लास में जाएगा वो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसमें बहुत ही सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो बच्चे के बारे में पता चलेगा ना टीचर को कि हाँ इसके क्या क्या व्यवहार रहे हैं, ये पढ़ाई में कितना अच्छा है, क्या क्या गेन कर सकता है। तो वो आकलन जल्दी से होकर बच्चे की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि संचयी आकलन जो है छात्र से ज्ञानार्जन साक्ष्यम प्रदादति, मतलब संचयी आकलन जो है वो छात्र के ज्ञानार्जन के साक्ष्य को प्रदान करता है या फिर स्वतंत्रयाधिकम प्रयक्षति, अधिक स्वातंत्र्य को प्रदान करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है संचयी आकलन। या फिर छात्राणाम विचार सामर्थ्यम पोषयति स्वमूल्यांकनाय सहायम करोति, छात्रों के विचार सामर्थ्य को पोषित करता है और स्वमूल्यांकन के लिए सहायता करता है। ये क्या है? ये तीनों ही संचयी अभिलेख हैं। इसमें समीचीन क्या नहीं है। पहला क्या बताया, संचयी अभिलेख क्या होता है? आकलन, संचयी आकलन जो होता है वो छात्र के ज्ञानार्जन के साक्ष्य को प्रदान करता है। बताया ना, जैसे बच्चा दूसरी कक्षा में गया, ठीक, बच्चा जो है वो नेक्स्ट क्लास में गया, तो अब उसने पहले वाले कक्षा में क्या क्या किया गया था उसका रिकॉर्ड जब टीचर रखे रहेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जब जाएगा तो उसका क्या साक्ष्य प्रदान हो जाएगा। यही है साक्ष्य जो हमें दूसरी कक्षा तक, मतलब जब बच्चा पहले से दूसरे में स्थानांतरण किया तो उसके बाद जब चीज़ें उसके बारे में पता करके उसकी अच्छाई और बुराइयों दोनों को समझा जाता है, तो यही क्या होता है, साक्ष्य होते हैं। और क्या होना चाहिए,
अधिक स्वतंत्रता को प्रदान करता है ये, और छात्रों के विचार सामर्थ्य को पोषित करके स्वमूल्यांकन के लिए भी सहायक होता है। ये क्या थे? ये सारे तीनों जो हैं वो संचयी आकलन है। तो कौन सा नहीं है? संचयी आकलन छात्राणां ज्ञानार्जनम एककालिकम। क्या अर्थ हुआ इसका? कि संचयी आकलन छात्रों के ज्ञानार्जन का एक कालिक मतलब एक ही समय का आकलन होता है। ये उक्ति समीचीन है ऐसा कह रहे हैं तो ये रॉन्ग होगा। एक काल का ये आकलन नहीं होता है। ये जो है आकलन जो है वो लगातार चलता रहता है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र द्वारा साल भर में क्या क्या उसने किया है सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें उसके पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी भाग होता है। ठीक, राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, निगेटिव। इसके बाद देखिए 8 क्वेश्चन। व्याकरण कक्षायाम अस्माभिः प्रथमतः। व्याकरण की कक्षा में हमारे द्वारा प्रथमतः कथ विधम व्याकरण रूपम निर्मितम एतद् व्याख्येयम् व्याकरण रूपम सामर्थ्य संदर्भे प्रयोज्यम अनियमित रूपाणि व्याख्येयानि यदि विद्यन्ते अस्य सामाजिक कार्य प्रणाली व्याख्येया। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? कथम विधि व्याकरण रूपम, इसका किसी प्रकार के व्याकरण रूप को निर्मित किया गया, यह व्याख्या होनी चाहिए। व्याकरण कक्षा में फर्स्ट क्या होना चाहिए? ऐसा कह रहे हैं कि किसी प्रकार के व्याकरण रूप को निर्मित किया गया, यह व्याख्या होनी चाहिए। दूसरा, व्याकरण रूप सामान्य संदर्भ प्रयोजन, समान रूप से संदर्भ में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। थर्ड नंबर, अनियमित रूपाणि, अनियमित रूप से व्याख्यान यदि विद्यन्ते, व्याख्यायित करना यदि विद्यमान है, मतलब अनियमित रूपों को व्याख्यायित करना ये विद्यमान है, यही है व्याकरण कक्षा का प्रथम सोपान। या फिर 4th नंबर, अस्य सामाजिक कार्यप्रणाली व्याख्या, मतलब ये तीनों ही यहाँ पर इसकी सामाजिक कार्य प्रणालियाँ जो है वो व्याख्यायित होनी चाहिए। इसमें ऐसा कह रहा है कि व्याकरण कक्षा में हमारे द्वारा प्रथमतः, व्याकरण कक्षा में हमारे द्वारा सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस पर ध्यान दीजिए कि इसमें जो होगा वो व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोजन, व्याकरण रूप जो है वो सामान्य संदर्भ को प्रयोजित करता है। संदर्भ के साथ जब आप प्रयुक्त करेंगे, आपने एक पैसेज दिया, आपने उसमें व्याकरण को इंक्लूड किया, इससे क्या होगा? इससे भाषा जो है वो शुद्ध रूप में आपके सामने आएगी। आप उसको पढ़ोगे तो व्याकरण के साथ पढ़ोगे तो उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। बिना व्याकरण की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। टूटी फूटी भाषा में कुछ भी लिखा होगा। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण ये एक भाषा की आत्मा कही गई है। ठीक, ये जो है वो वाक्य को शुद्ध करने का कार्य करता है। ठीक है, व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ने के उद्देश्य को सकारात्मक बनाता है, ये विषय के महत्व को गंभीरता प्रदान करता है। ठीक, तो इसका यह अर्थ हुआ कि कक्षा में व्याकरण की कक्षा में प्रथमतः व्याकरण रूप के सामान्य संदर्भ को युक्त करके कक्षा का आरंभ करना चाहिए। ठीक, कैसे आरंभ करना चाहिए? व्याकरण रूप के सामान्य संदर्भ को बताकर, ठीक, सामान्य संदर्भ का परिचय कराकर। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन। दुर्बल इति शब्दस्य समानार्थकः कः शब्दः अस्मिन् अनुच्छेदे प्रयुक्तः? भीतः, खिन्नः, कृशः, निर्धनः। देख लीजिए इसमें भीतः क्या हो गया? दीवार हो गई। ठीक, अर्थ इसका समानार्थक। खिन्न मतलब दुखी। कृशः
कृशः क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और निर्धन तो आप जानते ही हैं, गरीब व्यक्ति। दुर्बलित शब्द समानार्थकः कः शब्द अस्मिन् अनुच्छेदे प्रयुक्तः, तो कृशः, कृशः हो जाएगा। ठीक है, कृशः का अर्थ क्या हो जाएगा, कृशः, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये कृशः ऐसे आएगा, इसको ध्यान दे दीजिएगा। कृशः ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये कृशः हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या, दुर्बल, दुर्बल का समानार्थी है कृशः। इसके बाद देखिए 10 नंबर, प्रतीक्षमाणः इति पदे कस्य कस्य कृदंत प्रत्यय प्रयोगः, इसमें कौन सा कृदंत प्रत्यय प्रयोग हुआ है, प्रतीक्षमाणः में शानच है, अक्त्वा है, क्षत्रि है, लेप है, तो प्रतीक्षमाणः में शानच प्रत्यय है। ठीक, प्रतीक्षमाणः में क्या है, शानच प्रत्यय है। वर्तमान काल के अर्थ में और आत्मनेपदी धातुओं के साथ शानच प्रत्यय लगता है। ये आत्मनेपदी है ना, प्रतीक्षमाणः क्या है, आत्मनेपदी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग समान चलते हैं, तो इसका राइट आंसर शानच हो जाएगा। अक्त्वा जानते ही हैं, अक्त्वा क्या होता है, क्रिया के ज्ञान के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। का केत संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है, त्वा शेष बचता है। क्षत्रि क्या होता है, क्षत्रि में अत शेष बचता है। और लेप क्या होता है, लेप प्रत्यय जो होता है करके के रूप में आता है, मतलब करके इस अर्थ में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लुका और अंतिम वर्ण जो है उसमें पा का लोप हो जाता है, यह शेष बचता है लेप में, लेप में यह शेष बचता है। जैसे उपकृत्य हो गया, उपकृत्य है ना, उपकृत्य, उप प्लस क्री प्लस लेप। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नितराम इति कथविदं पदम। नितराम जो है वो कैसा पद है, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण। अब क्रिया आप जानते हैं, करना, कोई भी काम को करना, वो क्रिया हो गई। नितराम क्या होता है, नितराम जो है वो क्या है, नितराम नितराम का अर्थ होता है हमेशा। ठीक, नितराम का अर्थ होता है हमेशा, और हमेशा कैसा शब्द है, ये हो गया विशेषण शब्द, विशेषण। ठीक है, विशेषणम हो जाएगा नितराम। उसके बाद देखिए क्रिया क्या है, किसी चीज़ को करना ही क्रिया होती है, उठना, बैठना, रोना, गाना। अब सर्वनाम क्या हो जाएगा, व्यक्ति वस्तु संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। क्रिया विशेषण क्या हो जाएगी, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाए। ठीक, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण हो जाएंगे। विशेषण क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बनाई हुई है। ठीक, इसमें वीडियो आप बाद में भी देख सकते हो। तो ये सब का एक एक वीडियो अलग अलग से मैंने बना के रखा है इस चैनल पर। वैदिक गुरु चैनल पर आप जाओगे, प्लेलिस्ट में ढूंढोगे तो उसमें क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण एक एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। इसके बाद देखिए
प्राप्नोति इति पदे मूल धातु। प्राप्नोति का इसमें मूल धातु क्या है? प्राप है, आप है, अय है, आस है। तो प्राप्नोति में प्र प्लस आप धातु, ठीक। इसमें कौन सी धातु है? आप धातु है। सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। रूप कैसे चलता है? प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति, प्राप्नोषि, प्राप्नुतः, प्राप्नुत, प्राप्नोमि, प्राप्नुमः, प्राप्नुमः, ठीक। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। इदानीम पदस्य समर्थकः। इदानीम जो है ये इसका समानार्थक क्या है? इदानीम क्या है? पहले तो इसको देख लीजिए, ये एक अव्यय है। न व्ययम इति अव्ययम, जिसका किसी भी तरह से इसमें चेंजेस नहीं किया सकते, उसको अव्यय कहते हैं, ठीक। लिंग, धातु, वचन किसी भी तरह से इसको जो है चेंज नहीं किया सकता है। तदा, कदाचित, संप्रति, यदा। तो इदानीम का क्या अर्थ होता है? इदानीम समय, ठीक। इस समय, इदानीम मतलब इस समय। इसका जो समानार्थक हो जाएगा वो संप्रति हो जाएगा। संप्रति मतलब भी इस समय। यदा जो है ये क्या है? यदा है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। ये भी अव्यय है। और तदा भी हो जाएगा यही, यदा तदा। इसके बाद देखिए कदाचित, तो आप देख ही चुके हैं, मतलब कभी कभार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निराकर्तुम इति पदे कस्य कृदंत प्रत्ययस्य प्रयोगः। निराकर्तुम, इस पद में किस कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्त का हुआ है, तुमुन का, शत्रु का, सानच का। तो देखिए निराकर्तुम जो है उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कर्तुम, तुमुन, थोड़ा थोड़ा जो है वो अपने दिमाग का यूज़ करके एग्ज़ाम में आप ऐसे करेंगे, ट्रिक बनाकर। जिसको संस्कृत ना के बराबर आती है, बिल्कुल नहीं ही आती है, वो ऐसे ही चीज़ों को, छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो तुमुन प्रत्यय इसमें क्या है? तुमुन प्रत्यय हुआ है। अब देखिए कैसे, एक दो उदाहरण देख लीजिए। गम प्लस तुमुन, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए गंतुम, देखा, यहाँ पर भी तुम, यहाँ पर भी, समझ में आया ना? इसमें सब में तुम आता है लास्ट में। तो इसमें निराकर्तुम में क्या हो जाएगा? निर प्लस क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, ठीक। ये क्या है? निर जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। पहले उपसर्ग आता है, बाद में प्रत्यय आता है। इसके बाद देखिए अक्त प्रत्यय का भी देख लीजिए। गम प्लस अक्त क्या हो जाएगा? गता हो जाएगा। क्षत्रि का भी देख लीजिए उदाहरण एक। क्षत्रि, इसमें ता शेष बचता है। देखिए क्षत्रि में क्या होगा? क्षत्रि में होगा पठ प्लस क्षत्रि, क्या हो जाएगा? पठत हो जाएगा, ठीक। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बनता है। तो पठत और पठन, पठंती, ठीक। पठत जो ये शब्द है पुल्लिंग में पठन हो जाएगा और स्त्रीलिंग में पठंती हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वचसा शब्दे का विभक्ति। वचसा शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो वचस शब्द के रूप में चलता है ये। वचसा जो है वो वचस शब्द का रूप है। वचस शब्द क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन में। देखिए वचसा
वचोभ्याम भ्याम वचोभिः। ठीक, तो ये किस में बनेगा? तृतीया एक वचन में वचसा बनेगा। राइट आंसर सेकेंड नंबर। इसके बाद देखिए, अर्भत इत्यस्य निर्माण प्रक्रिया का। अर्भत कैसे निर्माण हुआ है इसका? अ प्लस रभ प्लस अर्भत। पहले तो ये आप आ आएगा स्टार्टिंग में, तो ये लंग लकार में आ जाएगा। इसको अच्छे से ट्रिक में मान लीजिए, एक ट्रिक है ये सोच लीजिए कि ये ट्रिक है कि अगर हमारे, अब अस्ति स्था संति मत सोचिएगा कि अस्ति स्था संति, इसमें आस्तित आस्ताम आसन होता है, वो होता है जो है लंग लकार। ठीक है, सब में ये चीज़ें फिट नहीं करेंगे कहीं, मतलब ज़्यादातर जगहों पर जैसे आ आता है स्टार्टिंग में तो ये क्या हो जाता है, ये लंग लकार में। तो लंग लकार देखिए इसमें कहाँ है? सेकंड नंबर ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन में। आ रभ, आ प्रत्यय उपसर्ग हो गया, रभ, रभ जो है वो क्या हो जाएगा? आपका धातु हो जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्या बनेगा इसमें? क्या बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में? आरभत, आरभताम, आरभन। ठीक, ये बनता है। तो इसमें आरभत क्या है? आरभत ही है ना, पूछा है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में। राइट आंसर सेकेंड नंबर आ जाएगा इसका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरणस्य अध्यापन विषये किम कथम सत्यम अस्ति। व्याकरण अध्यापन में कौन सा कथन सत्य है? व्याकरण के अध्यापन के विषय में कौन सा कथन सत्य? फर्स्ट, अध्यापकैः स्वर व्याकरण ज्ञानम वर्धितव्यम। मतलब अध्यापक जो होते हैं व्याकरण को संदर्भ अनुसार पढ़ाना चाहिए। स्व व्याकरण ज्ञानम वर्धितव्यम, अध्यापकैः स्व व्याकरण ज्ञानम वर्धितव्यम, शिक्षकों को अपने व्याकरण ज्ञान में सुधार करना चाहिए। या फिर व्याकरणम पृथक विषय रूपेण पाठयितव्यम, व्याकरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। या फिर थर्ड नंबर, व्याकरण संदर्भानुसारम पाठयितव्यम, व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाना चाहिए। या फिर फोर्थ नंबर, जीवनस्य प्रत्येकम क्षेत्रीय अध्यापकेन व्याकरणस्य निर्माणम कर्तव्यम, शिक्षक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याकरण का निर्माण करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण के अध्यापन के विषय में यह कथन सबसे समीचीन होगा, सबसे अच्छा होगा कि व्याकरण को संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन एक बार और आया है, मतलब इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, तो आगे पीछे करके और शब्द को हेर फेर करके इसमें आता है। तो व्याकरण को कैसे कराना चाहिए? संदर्भ के अनुसार पढ़ाना चाहिए। जब संदर्भ में इंक्लूड करके पढ़ाएंगे तो नियम को प्रयोग करके, नियमों को प्रयोग करके जब बच्चा सीखेगा तो उसको जल्दी ज्ञान अर्जित होगा, वो व्याकरण के बारे में जल्दी जान पाएगा। गुण दोष को पहचानने में, और अगर व्याकरण इंक्लूड रहेगा तो इससे गुण दोष क्या है उसको पहचानने में जो है उसको आसानी होगी। ठीक है, राइट आंसर थर्ड नंबर। इसके बाद देखिए तुरंग, तुरंग इत्यत्र कः पर्यायवाची गद्यांशे प्रयुक्तः। तुरंग इत्यत्र कौन, इसके लिए कौन सा पर्यायवाची जो है गद्यांश में प्रयुक्त है? तो वानरा हो जाएगा, वानरा हो जाएगा, हया हो जाएगा, वनम हो जाएगा, मेषा हो जाएगा।
तो सबसे पहले इन सब का अर्थ देख लीजिए। पांडा मतलब बंदर, जानते हैं। इसको देखिए मरकट कहते हैं, कपी कहते हैं, ठीक। हया, हया मतलब क्या हो जाएगा, तुरंग। अब ये तुरंग क्या होता है, तुरंग ये है ना, दिया हुआ है तुरंग, घोड़ा, ठीक। हय, हया। वनम का क्या हो जाएगा, कानन, विपिन, ठीक। ये सब क्या है, समानार्थी हैं, पर्यायवाची। मेषः का क्या हो जाएगा, भेड़ होता है मेषः मतलब, भेड़। अविक, अविक। इसमें जो सबसे राइट हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, तुरंग। हाय, हाय को तुरंग कहते हैं, तुरंग कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, घोटक कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्कृष्ट अस्ति। सबसे सर्वोत्कृष्ट जो विधि है वो भाषा शिक्षक की कौन सी है। भाषण काले एव तेन छात्रः संशोधयितव्यः। भाषण के दौरान छात्र को सुधारना चाहिए। संशोधनस्य कार्यं संपूर्ण कक्षाया क्रियाकलाप रूपेण कर्तव्येन एन छात्रा पुनः त्रुटि न कुर्युः। पुनः परीक्षण पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि छात्र जो है दोबारा गलती ना करें। छात्राणां त्रुटिनां संशोधनम कदापि न करणीयम्। छात्रों की गलतियों को सुधार बिल्कुल न करें। अध्यापकस्य कर्तव्यम् अस्ति यच्च स त्रुटीनां विश्लेषणं कुर्यात् तासां प्रकारं जानीयात् तदा त्रुटीनां क्षेत्रं स्पष्टं कृत्वा पुनः अध्यापयेत्। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह त्रुटियों का विश्लेषण कर उनके प्रकार को जाने और फिर त्रुटियों के क्षेत्र को स्पष्ट कर पुनः पढ़ाए। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अध्यापक का कर्तव्य है। भाषा शिक्षक निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्कृष्ट। इस भाषा शिक्षक के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट विधि कौन सी है। इसमें त्रुटियों का संशोधन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बच्चे त्रुटि करेंगे आप उसका संशोधन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भाषण काले मतलब भाषण जब बच्चे दे रहे हैं तो उसको संशोधन नहीं करना, उस समय तुरंत नहीं करना चाहिए। संशोधनस्य कार्यं संपूर्ण कक्षाया क्रियाकलापे कर्तव्येन छात्रा पुनः त्रुटि न करतु। मतलब त्रुटि से तो बच्चे सीखते हैं ना, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बच्चे त्रुटियां ना करें, ये भी नहीं है, निगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या राइट हो जाएगा कि छात्र जो है अध्यापक का कर्तव्य है कि वह त्रुटियों का विश्लेषण करे, पहले विश्लेषण करे, ठीक, उनके प्रकार को जाने, तब त्रुटियों के क्षेत्र को स्पष्ट करके पुनः पढ़ाए, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 20 श्रवण पद्धत्या भाषा शिक्षणस्य प्रक्रियायां निम्नलिखिते विशेषम बलम दत्ता। श्रवण पद्धति में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल देता है। किस पर विशेष बल देता है। भाषा वास्तविक जीवन से प्रसंगे आनेयम। भाषा जो होती है यह वाचन कौशल हेतु उपयुक्त है। भाषा स्वरूपम परिवर्त वास्तविक जीवन, भाषा स्वरूप जो है वो वास्तविक जीवन के प्रसंग में आती है, ऐसा है या फिर भाषा स्वरूपे परिवर्तयितुं भृशम अभ्यास कारणम। मतलब भाषा स्वरूप में परिवर्तन करते हुए बहुत अभ्यास करना चाहिए। या फिर लक्ष्य भाषाया एव प्रयोगः मातृभाषाया त्यागः च। लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना और मातृभाषा का त्याग कर देना चाहिए। लक्ष्य भाषा है अनुवाद, लक्ष्य भाषा का अनुवाद करना चाहिए। तो श्रवण पद्धति में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में विशेष बल देता है। किस पर विशेष बल देता है कि श्रवण पद्धति में भाषा शिक्षण में भाषा जो है वो वास्तविक जीवन से प्रसंग में आने वाली हो। वास्तविक प्रसंग में जब आएगा तो रोज़मर्रा की मतलब जो घटनाएं घट रही हैं उसमें वो प्रयोग होंगी। जब उसमें प्रयोग होंगी तो उससे क्या होगा, चीज़ें जल्दी सीखने को मिलेंगी। तो श्रवण पद्धति में भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में विशेष बल देता है कि ये भाषा वास्तविक जीवन के प्रसंग में आए।
ठीक है। श्रवण पद्धति जो है वो श्रवण पद्धति से भाषा शिक्षण में भाषा जो है वो वास्तविक जीवन के प्रसंग में आने वाली हो, ऐसी ही भाषा जो है वो उचित होती है। राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। भाषा स्वरूपे परिवर्तयितुं वृषम अभ्यास कारण, भाषा स्वरूप में परिवर्तन करते हुए उसका अभ्यास करना चाहिए, नहीं। लक्ष्य भाषा का प्रयोग करो, मातृभाषा का त्याग, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य भाषा का अनुवाद, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर फर्स्ट। 21 देखिए, भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः। शब्दकोशस्य प्रयोगं प्रोत्साहितुं निम्नलिखितेषु कः विधिः समीचीनः अस्ति। मतलब भाषा शिक्षक के रूप में हमारे द्वारा सफलता से, अस्माभिः हमारे द्वारा, साफल्येन सफलता से, शब्दकोशस्य शब्दकोश का प्रयोगः कर्तव्य प्रयोग करना चाहिए। शब्दकोशस्य प्रयोगम शब्दकोश का प्रयोग, प्रोत्साहितुम प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखितेषु निम्नलिखित में से कौन सी विधि समीचीन नहीं है। पहले तो यहाँ पर समीचीन है, यहाँ पे ऐसा दिया है ना, तो यहाँ पर नास्ति होगा, समीचीन ना अस्ति डाल लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ये ना अस्ति होगा, निगेटिव है, ये निगेटिव पूछा है इसमें। ना समीचीना अस्ति। तो देखिए इसमें क्या है कि भाषा अंगानाम अन्वेषणम, भाषा अंगों का अन्वेषण करना, भाषा के भागों अंगों का अन्वेषण करें। संदर्भानुकूलम शब्दार्थस्य चयनम, संदर्भ के अनुसार शब्दार्थ का चयन करना। शब्द से उच्चारण ज्ञानम, शब्द के उच्चारण का ज्ञान। प्रत्येक नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमम, प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक के पास जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए भाषा के अंगों का अन्वेषण, भाषा शिक्षकों के रूप में हमें शब्दकोश का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, मतलब हम शब्दकोश को कैसे जो है उपयोग करें। हम एक टीचर हैं और हम शब्दकोश का किस तरह से उपयोग करें कि वो प्रभावी हो। शब्दकोश के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि, मतलब शब्दकोश को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि समीचीन नहीं है। तो इसमें जो सबसे सही हो जाएगा वो प्रत्येक नवीन शब्द के लिए अध्यापक से पूछना। भाषा अंगों का अन्वेषण, ये हो सकता है, मतलब सही है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये नहीं होगा। संदर्भ के अनुकूल शब्दार्थ का चयन, ऐसा ही होगा तभी तो सार्थक होगी ना भाषा। और शब्दों का उच्चारण ज्ञान तो बिल्कुल होना चाहिए। जब आप सही उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, तभी तो जो है चीज़ों को आप सामने वाले को समझा पाएंगे, बता पाएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि आपने नया शब्द देखा, उसको जाके तुरंत जो है टीचर से पूछ लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, खुद को एक्टिव करना चाहिए। मतलब आपको बच्चे को इस तरह सिखाना चाहिए कि वो पहले अनुमान लगाए, खुद से अनुमान लगाए, अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करे, उसके बाद जो है वो आगे की प्रतिक्रिया करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 22 क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु प्रामाणिकम श्रवणस्य किम उदाहरणम। निम्नलिखित में से प्रामाणिक श्रवण का कौन सा उदाहरण है। तो उच्चई पढ़ना, बहुत ऊंची आवाज में पढ़ना, श्रवण कथा को सुनना, रेडियो प्रसारण या फिर गाना। तो देखिए प्रामाणिक पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहा है, प्रामाणिक श्रवण। प्रामाणिक श्रवण क्या होता है, ऐसा सुनना जो सत्य हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, उसको प्रामाणिक श्रवण कहते हैं। तो देखिए रेडियो में प्रसारण जो हो रहा है वो सही ही है, क्योंकि सरकार द्वारा चला गया ये संस्था है। तो इसमें जो भी सूचनाएं होती हैं वो सटीक और सही दी जाती हैं। देश भर में होने वाली घटनाओं का समाचार हमें इसके द्वारा मिलता है। न्यूज़ चैनल, रेडियो चैनल, प्रामाणिक श्रवण, इसको जो है कनेक्ट कर लीजिए, रेडियो प्रसारण। ठीक, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद 23 देखिए, भाषा शिक्षण रूपेण अस्माभिः व्याकरण
ज्ञानम कर्तव्यम, भाषा शिक्षक के रूप में हमारे द्वारा व्याकरण का ज्ञान करना चाहिए। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, या फिर विस्तृत। तो देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में अस्माभि, हमें जो है भाषा शिक्षक के रूप में हमारे द्वारा व्याकरण का ज्ञान, हम एक भाषा शिक्षक हैं, ठीक। हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को व्याकरण सिखा रहे हैं, हमको व्याकरण सिखाना है, तो उसके लिए हमें कैसा ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए? ऐसा ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए कि वो प्रत्यक्ष भी हो और अप्रत्यक्ष भी हो। एक शिक्षक जो होता है वो अपने में संपूर्ण होता है, वो एक बहुत ही, शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और वो क्या करता है? मतलब वो अच्छा वातावरण बनाता है, अच्छे परिवेश में ऐसा परिवेश बनाता है जिसमें बच्चे जो है वो सुगमता से सीख सकें। तो भाषा शिक्षक को आदर्श लेखन के लिए सुंदर लेख लिखना चाहिए, आदर्श वाचन करना चाहिए, ये सब गुण हैं उनके। तो इसमें क्या कह रहा है कि कैसा व्याकरण का ज्ञान? प्रत्यक्ष भी होना चाहिए और प्रत्यक्ष भी। अप्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ें सामने नहीं है, हमें उसके बारे में अच्छे से बच्चों को इस तरह बताना चाहिए कि बच्चे उसको फील करके, खुद से अनुभव करके उसको सीखें, ठीक। और प्रत्यक्ष तो जो है वो है ही। तो प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब भाषा शिक्षक को अपने विषय के बारे में प्रत्यक्ष और विस्तृत ज्ञान होना तो अनिवार्य है ही, इसके साथ ही साथ अप्रत्यक्ष ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? 3rd नंबर। इसके बाद देखिए 24, निदानात्मिकायाः परीक्षाया सफलता निम्नलिखिते आश्रिता अस्ति। मतलब इसका यह हुआ कि निदानात्मक परीक्षा की सफलता निम्नलिखित में से आश्रित है। किस पर आश्रित है? काले शिक्षण अधिगमस्य अंतराले। मतलब इसका यह मतलब हुआ कि काले शिक्षण अधिगमस्य अंतराले च। काल मतलब समय, शिक्षण अधिगम का अंतराल करते हुए, मतलब कालांश और शिक्षण अधिगम अंतराल में करना चाहिए, या फिर व्याकरण से नियमेश, व्याकरण के नियमों पर करना चाहिए। फिर निदानात्मक शिक्षण पाठ्य वस्तुनि च। निदानात्मक शिक्षण और पाठ्य वस्तु पर करना चाहिए। तो निदानात्मक या फिर अधिगम प्रक्रिया दोषाणाम अभिज्ञायते। अधिगम प्रक्रिया में दोषों के अभिज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए निदानात्मक जो है आप कनेक्ट कर लीजिए, मैंने बताया आपको कैसे ढूंढते हैं आंसर। अधिगम प्रक्रिया में दोष, जहाँ दोष होगा वहीं तो निदान होगा ना। निदान कहाँ होगा? जब बच्चा गलती करेगा तभी तो आप उसको सुधारोगे ना। तो इसी से आप कनेक्ट कर लो कि निदान कैसे होगा? दोष होगा तो निदान होगा, और सब में नहीं है तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर। 25 में क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण से कक्षायां छात्रा आत्माना प्रथम भाषा अधिगमे काठिन्यम अनुभवति यतः। मतलब भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र स्वयं की प्रथम भाषा के अधिगम में कठिनता का अनुभव, प्रथम भाषा में देखिए, प्रथम भाषा में अधिगम की कठिनता का अनुभव कर रहा है। ऑप्शन है कि स्वभाषायाम विद्यालये पठनम रुचिकरम न भवति। मतलब स्कूल में अपनी भाषा में पढ़ाई करना दिलचस्प नहीं है उसका, मतलब स्कूल में अपनी भाषा में पढ़ाई करना उसको करने का मन नहीं है, उसको रुचिकर नहीं। विद्यालय से भाषा गृहस्य भाषा या तुलनायाम औपचारिकी भवति। मतलब स्कूल की भाषा घरेलू भाषा की तुलना में औपचारिक होती है। छात्रा स्वभाषां जानाति अतः तस्य विद्यालय पठन औचित्य पूर्णम न प्रतीयते। विद्यार्थी अपनी भाषा जानता है अतः उसका विद्यालय जाना उचित प्रतीत नहीं होता। सब विद्यालय स्वभाषाम कठिनाम मनते। उसे स्कूल में अपनी भाषा जो है वो कठिन लगती है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
राइट आंसर प्रथम भाषा अधिगम्य काठिन्यम। प्रथम भाषा को पढ़ने में जो है वो क्या कर रहा है, कठिनता का अनुभव कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्यालय से भाषा गृहस्थ भाषा तुलना। विद्यालय की भाषा घर की भाषा की तुलना में औपचारिक होती, बिल्कुल होती है। घर में अर्जन होता है, स्कूल में अधिगम होता है। अधिगम औपचारिक होती है, अर्जन अनौपचारिक होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। स्वभाषा भाषां विद्यालय पठनम रुचिकरम न भवति। मतलब स्वभाषा, उससे अपनी भाषा जो है विद्यालय में पढ़ने में रुचिकर नहीं होती। गलत है, अपनी भाषा में पढ़ने में रुचिकर नहीं होती, ये रही हो सकता। स्वभाषां जनयत् अतः तस्य विद्यालय पठनम औचित्यपूर्णम न प्रतीयते। ऐसा कह रहा है कि जो है स्कूल की भाषा घरेलू विद्यार्थी अपनी भाषा जानता है तो उसका विद्यालय जाना उचित प्रतीत नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। सा विद्यालय स्वभाषा कठिनम मन्यते, उसे स्कूल में अपनी भाषा कठिन लगती है, गलत बात है। इसके बाद 26 क्वेश्चन देखिए। कथा श्रवणेन छात्राः निम्नलिखित कार्य सहायता प्राप्नोति। कथा को सुनना, कथा का श्रवण से छात्र निम्नलिखित कार्य में सहायता प्राप्त करता है। किस में सहायता प्राप्त करता है? अनुशासन पूर्ण बैठने में, कक्षा में ध्यान लगाने में, या फिर कक्षा या वातावरण आनंदानुभूति, कक्षा के माहौल में खुशी महसूस करने, आनंद की अनुभूति में। तेषाम कल्पना शक्ति विकास, उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करने में। तो देखिए, कथा श्रवणेन छात्र निम्नलिखित कार्य, कहानी को सुनने में विद्यार्थी को मदद मिलती है। किस चीज़ में मदद मिलती है? छात्र की कल्पना शक्ति के विकास में। तो तेषाम कल्पना शक्ति विकासा, कथा को सुनता है, इससे क्या होता है, उसकी कल्पना का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा कि कथा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि उसकी कल्पना शक्ति, वो अलग अलग चीज़ों की कल्पना करता है, ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करता है बच्चा। तो इसका राइट आंसर 4th नंबर। इसके बाद 27 नंबर देखिए। 27 नंबर कह रहा है कि छात्राणाम लेखन योग्यतायाम मूल्यांकन सर्वोत्तम विधि। छात्रों के लेखन योग्यता का मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पाठ्यपुस्तक से अध्याय आश्रिता नाम प्रश्नानाम उत्तरदानेन समाधानम। मतलब पाठ्यपुस्तक के अध्याय में शामिल प्रश्नों का उत्तर देकर समाधान करें। श्रुतलेख सुनकर लिखने, डिक्टेशन देकर, स्वानुभव खुद से अनुभव करके लिखें। सुंदर हस्तलेख प्रतियोगिता, सुंदर लिखावट के लिए प्रतियोगिता करें। तो देखिए, आपको तो पता चल ही गया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी तो आंसर तो मुंह पे होगा कि लेखन योग्यता में मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि क्या है? स्वानुभव, करके सीखना। बच्चा करके सीखता है, करके सीखने पे ज़्यादा जोर देना है। तो स्वानुभव लिखना, सुनकर लिखना, डिक्टेशन लिखना नहीं, जैसा बोल दिया वैसे छाप लिए, बिल्कुल नहीं। पाठ्यपुस्तक के अध्याय में पे जो आश्रित जो उसमें क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, बिल्कुल नहीं। सुंदर हस्तलेख प्रतियोगिता नहीं, इसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। स्वानुभव लेखन, खुद से अनुभव करके लिखेगा तो इससे क्या होगा? सृजनात्मकता का विकास होगा। राइट आंसर 3rd। 28 पूर्वम उदाहरण पूर्वकम नियमान शिक्षित्वा तदनु तेषाम अभ्यासः क्रियते पद्धति इयं किम कथ्यते। मतलब उदाहरण देने के लिए पूर्व नियमों को पढ़ाकर उसके बाद उसका अभ्यास करते हैं, इस पद्धति को क्या कहते हैं? पहले नियम, फिर क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। क्या हो जाएगा? संदर्भ अनुसार व्याकरण उपयोगिता, संदर्भ के अनुसार व्याकरण की उपयोगिता, संदर्भानुसार व्याकरणस्य सीमित करणम। मतलब संदर्भ के अनुसार व्याकरण को सीमित करना, या फिर निगमनात्मक विधि का उपयोग करना, या फिर निगमनात्मक विधि को सीमित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो निगमनात्मक विधि का उपयोग करना। इसमें क्या होता है, पहले नियम फिर उदाहरण, ठीक। और आगमन में क्या होता है, आगमन में पहले उदाहरण होता है फिर नियम होता है, ठीक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर। इसके बाद 29 क्वेश्चन देखिए। क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमाः रुचिकरेण स्पष्टेन विधिना च प्रस्तोक्तव्याः येन। मतलब क्रियाकलापों में व्याकरण नियम रुचिकर और स्पष्ट विधि से प्रस्तुत करने चाहिए। इससे क्या होता है, छात्रा आंतरिक संरचना जानियो, मतलब छात्रों की आंतरिक संरचना जो है को जाने। छात्रा संरचना स्मरेयुः, छात्रों की संरचना का स्मरण करें। छात्रा एतद् व्याकरण ज्ञानम कुर्युः त्यजेयुः वा। मतलब छात्र इस व्याकरण ज्ञान को करे या छोड़ दे। छात्रा स्वकार्य से परीक्षणम कुर्युः, छात्रों के खुद के कार्य को मूल्यांकन करना, छात्र अपने कार्य का मूल्यांकन करे। तो क्रियाकलापेषु व्याकरण के नियम रुचिकर और स्पष्ट विधि से प्रस्तुत करने चाहिए। इससे क्या होगा, कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों कराते समय शिक्षक को व्याकरण नियमों को रुचिकर और स्पष्ट विधि से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे जो है इससे होगा कि छात्र अपने कार्य का परीक्षण करे कि उन्होंने कहाँ त्रुटि की है, कहाँ गलतियाँ की हैं, और उस गलती को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टाइम वो गलती मतलब ऐसी कोशिश करे कि वो गलती उससे ना हो, उसको सुधार करे। क्रियाकलाप अधिक उपयोगी होता है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र स्वकार्य से, अपने कार्यों के द्वारा परीक्षण करें। इसमें आगमन और निगमन विधि दोनों उपयुक्त होगी। राइट आंसर 4। इसके बाद देखिए 30, साहित्य अर्थस्य, साहित्य का अर्थ क्या है। एकः एव स्तरः अस्ति, एक स्तर है। एकः एव, एक ही स्तर है। ये साहित्य क्या है, एक ही स्तर है। दो स्तर है। त्रयः स्तरः सन्ति, 3 स्तर है। बहवः स्तरः सन्ति, बहवः स्तर। तो देखिए साहित्य का अर्थ क्या है, साहित्य का अर्थ है बहुत से स्तर हैं इसके। कितने हैं, कुल 4 स्तर हैं। पहला शाब्दिक, दूसरा वाक्य स्तर, गद्यांश, चौथा क्या है, कहानी, ठीक। शाब्दिक स्तर में क्या होता है, लेखक ने कहा यह काम कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ लेखक कौन है, यही है शाब्दिक स्तर, ठीक। लेखक कुछ कह रहा है तो यहाँ पर लेखक क्या है, शाब्दिक है ये। वाक्य स्तर क्या होता है, इसमें वाक्यों को अपने शब्दों में लिखा जाता है। गद्यांश में क्या होता है, स्तर में किसी गद्यांश के महत्वपूर्ण अंश या घटना की व्याख्या की जाती है। कहानी स्तर, कहानी में हमें शिक्षा मिलती है, ठीक। तथ्यों के साथ इसको स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद देखिए 31, भाषायाः व्यवहारिका पक्षा भाषा शिक्षणस्य प्रोन्नति प्राप्तवन्तः। मतलब भाषा के व्यवहारिक पक्ष भाषा शिक्षण को प्रोन्नति प्राप्त करते हैं। वार्तालाप पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, निर्माणात्मक पक्ष, पारस्परिक पक्ष। तो देखिए वार्तालाप पक्षण, भाषा व्यवहारिक पक्ष, भाषा के व्यवहारिक पक्ष भाषा शिक्षण की प्रोन्नति प्राप्त करते हैं। कैसे प्रोन्नति प्राप्त करते हैं, वार्तालाप करके। वार्तालाप के पक्ष से, भाषा के व्यवहारिक पक्ष जो है उसके वार्तालाप पक्ष से प्रोन्नति प्राप्त करता है। व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा ही तो वार्तालाप किया जाता है। वार्तालाप में क्या होता है, बच्चा जो है वो बोलकर अपनी बातों को दूसरे के सामने
प्रकट करता है और क्या है, दूसरे की बात को सुनकर उसको समझता है। तो मनुष्य जो है वो अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त करता है, वाचिक बोलकर, लिखकर या फिर संकेत करके, इशारा करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वार्तालाप पक्ष है। मतलब वार्तालाप पक्ष के द्वारा ही बच्चा जो होता है वो अपने व्यवहारिक पक्ष में प्रोन्नति करता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में है कि भाषा कक्षायाम साहित्यिक पाठ्य सामग्र्या पठनाय अधिगमाय च प्रयोगः कर्तुं शक्यते। भाषा कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री की पढ़ने और अधिगम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्या भाषा कारणम नव शब्द भंडार, नए नए शब्द का भंडार कर सकते हैं, नियमों के पुनर्निर्माण का, या फिर नियमानाम पुनर्निर्माण, नियमों के पुनर्निर्माण का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अधिगम में दुर्बलता। अधिगम में क्या दुर्बलता है, अधिगम में दुर्बलताओं की, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को निदान या फिर उपचार द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है ये, या फिर उच्चारण विकास के द्वारा। क्या कह रहे हैं कि कहा जा सकता है कि भाषा कार्य और नव शब्द भंडार का प्रयोग पढ़ने और अधिगम के लिए किया जा सकता है। समझ में आया? भाषा कार्य मतलब भाषा कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री, भाषा कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री की भाषा कार्य और नवीन शब्दों का भंडार करके पढ़ने और अधिगम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। भाषा कार्य और नए नए शब्दों का भंडार करके, नए नए शब्दों को यूज़ करके, नियमों का पुनः निर्माण करके, नहीं अधिगम में दुर्बलता, नहीं उच्चारण विकास का, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, भाषा कार्याणाम नव शब्द भंडारश्च। नियमानाम पुनर्निर्माण में क्या हो जाएगा कि इसमें जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है, आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अधिगम में दुर्बलता इसमें क्या हो जाती है कि अधिगम में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उनका निदान करके, उपचार करके उसको ठीक किया जा सकता है। उच्चारण विधि विकास में क्या आ जाएगा कि इसमें क्या होता है कि वाचन कौशल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, मतलब उच्चारण विकास, उच्चारण में बच्चा जो भी बोल रहा है वो शुद्ध और सटीक बोलता है, तो इससे उच्चारण का विकास होता है। राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही रखा है। अभी आपको शाम तक नेक्स्ट वीडियो में आपको गद्यांश और पद्यांश भी मिल जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से बनाए रखिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।